नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। महाराष्ट्र में एक जगह है पालघर, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। इसी पालघर में एक सिर कटी लाश मिलती है। लाश एक महिला की है और ये लाश मिलती है पालघर ज़िले के खोडाला कसारा रोड में। रोड के साथ एक नदी बहती है, वैतरना नदी। इस वैतरना नदी के पुल के ठीक नीचे इस लाश पर लोगों की नज़र पड़ती है और वो तारीख है 7 फरवरी 2024, यानी इसी साल की बात है। अब से यही कोई 40-45 दिन पहले की बात है ये। तो जब गांव वाले इस सिरकटी लाश को देखते हैं, वहाँ से गुजरने वाले लोग जब इस सिरकटी लाश को देखते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जाहिर है पुल के नीचे लाश पड़ी है, सिर कटा हुआ है, सिर गायब है, तो मामला तो कत्ल का है ही। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँचती है और पुलिस लाश को अपने कब्ज़े में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। साथ ही नदी में जिस जगह पर वो लाश पड़ी थी उसके आसपास की जगह पर पुलिस तलाशी लेती है। कोई बहुत तेज़ धार वाली नदी नहीं है, तो जब पुलिस तलाशी लेती है, सर्च करती है, तो पुलिस को वहाँ से कोई ऐसी बिलोंगिंग इस मरने वाली महिला का हाथ नहीं लगता है। और इसी के साथ ये केस अपने आप में एक ब्लाइंड मर्डर का केस तो है ही, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि मरने वाली महिला की पहचान पता कर पाना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। किसी इंसान की पहचान की जो पहली शर्त है वो है उसका चेहरा, क्योंकि आदमी चेहरे से ही किसी को पहचानता है, और यहाँ तो सिर ही गायब है तो चेहरे की बात कहाँ से हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जो पालघर पुलिस को अब सॉल्व करना है। पालघर पुलिस डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बताते हैं कि 48 से 72 घंटे पहले इस महिला की हत्या की गई है, और हत्या जो है वो बीहेडिंग के ज़रिए यानी सिर काट कर ही की गई है। और इसके अलावा कोई बहुत ऐसा एविडेंस उस पोस्टमार्टम से सामने नहीं आता है, या क्लू ऐसा सामने नहीं आता है जिससे पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ाती। हालांकि डेड बॉडी का जब पुलिस मुआयना करती है तो पुलिस की निगाहें दो ख़ास चीज़ों पर पड़ती है। एक तो ये कि महिला कि दाईं बांह पर, आर्म पर एक टैटू बना है और वो टैटू में एक नाम लिखा है ममता। जाहिर है ममता नाम जब लिखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि मरने वाली जो लड़की है उसी का नाम ममता होगा। लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो एक तो टैटू है, और दूसरी जो चीज़ उस डेड बॉडी के साथ पुलिस को मिलती है वो है उसके पैरों में पहनी हुई टो रिंग, यानी पैर की उंगलियों में जो छल्ले महिलाएं पहनती हैं वो उसके पाँव में थी, और वो चांदी के रिंग्स जो हैं वो पुलिस ने रिकवर किए थे डेड बॉडी के साथ में। और उस रिंग पर जो है हॉलमार्क था, यानी ये गुदा हुआ था, ये बना हुआ था, जिसमें 3 लेटर लिखे हुए थे SDS। लेकिन इस SDS का मतलब क्या है? जाहिर है किसी ज्वेलरी हाउस का ही रिलेशन होगा इस SDS से, हो सकता है किसी ज्वेलरी हाउस का नंबर हो, लेकिन वो ज्वेलरी हाउस कौन सा है ये पता करना अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ब्रांड तो है नहीं। अब पुलिस के पास यही 2 चीज़ें थी जिसके ज़रिए पुलिस इस लड़की की पहचान कर सकती थी, लेकिन इन 2 क्लूज़ के ज़रिए इस लड़की की पहचान पता करना और केस को सुलझाना, कातिलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लिहाजा पुलिस ने साथ ही एक समानांतर कोशिश शुरू की, एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें पुलिस का इरादा ये था कि वो आसपास के इलाकों से यही तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र के बीच की जो भी लड़कियां या महिलाएं गायब हुई हैं उनके बारे में वो जानकारी जुटाए। तो पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाकों के पुलिस थानों में जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी वहीं पर पता करने की कोशिश की, और वहाँ पर किसी भी इस एज ग्रुप की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट हाल के दिनों में दर्ज नहीं हुई थी। हाल के दिनों पर इसलिए जोर है क्योंकि आपको पता ही है कि डॉक्टरों ने ये बताया है कि 48 से 72 घंटे पहले इस लड़की का कत्ल किया गया है, तो कोई बहुत पुरानी मिसिंग होगी इस बात के चांसेस कम हैं। हो सकता है कि कुछ रोज़ पहले ही लड़की गायब हुई हो। तो ऐसा कोई लड़की के बारे में जानकारी पुलिस को आसपास के इलाकों में नहीं मिलती है। फिर पुलिस ये तय करती है कि वो मुंबई और आसपास के इलाकों में पता करेगी। मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन सारे ज़िलों में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनसे पालघर की पुलिस कांटेक्ट करती है और डेड बॉडी की तस्वीर भेजती है। वो जो टो रिंग्स हैं उसकी तस्वीरें भेजती हैं, उस पर जो SDS का हॉलमार्क गुदा हुआ है वो तस्वीर भी भेजती है, साथ ही टैटू ममता लिखा हुआ वो भी भेजती है। लेकिन
इस एक्सरसाइज का भी कोई रिजल्ट नहीं आता। इसके बाद पुलिस जो है नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ, यानी महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में इस लड़की के बारे में पता करने का फैसला करती है और इस कड़ी में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, जालना, इन सारे इलाकों में पुलिस जो है ऐसी किसी गुमशुदा लड़की के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। आप समझ सकते हैं ये कितना टीडियस और कितना लंबा काम है। वैसे भी हमारे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी काम बहुत आसानी से नहीं होता। आप एक बैंक ड्राफ्ट भी बनाने के लिए जाएं तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग उस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो खैर, और यहाँ पुलिस को भूसे के ढेर में सुई ढूंढना है। तो खैर, पुलिस का एफर्ट, पुलिस की कोशिश जारी रहती है और एक एक करके दिन गुजरता जाता है। इस बीच छानबीन करती हुई पुलिस को टोरिंग में लिखे एसडीएस लिखे उस टोरिंग के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है पुलिस को, उसके कुछ सूत्र, कुछ इन्फॉर्मर ये बताते हैं कि ऐसी टोरिंग जो है आमतौर पर शीरपुर एक इलाका है पालघर के ही पास में, उस शीरपुर इलाके में पावरा कम्युनिटी की महिलाएं या लड़कियां ऐसी टोरिंग्स पहना करती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब पुलिस का ध्यान जो है वो शीरपुर की तरफ केंद्रित हो जाता है और पुलिस को लगता है कि ये जो शीरपुर तालुका है, तहसील, वहाँ जाकर पुलिस को ऐसी महिलाओं के बारे में पता करना चाहिए और इस एसडीएस ज्वेलरी शॉप के बारे में भी पुलिस को पता करना चाहिए। पुलिस शीरपुर पहुँचती है और इत्तेफाक से वहाँ एसडीएस ज्वेलरी शॉप का भी पता चल जाता है। वाकई ये ज्वेलरी शॉप उसी इलाके में मौजूद है और वहाँ से बहुत सारी महिलाएं ऐसी चांदी के रिंग्स जो हैं वो बनवाती हैं और अपने पैरों में पहनती हैं। वहाँ का ये कल्चर है और ख़ासकर जिस कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया, पावरा कम्युनिटी, उस कम्युनिटी की महिलाएं तो खैर पहनती ही हैं और वहाँ के लोग कंफर्म भी करते हैं कि हाँ, ऐसी रिंग्स जो है इस इलाके में पहनने का चलन है। पुलिस भी देखती है बहुत सारी महिलाओं ने पहन भी रखी है। तो पुलिस अब ये तय करती है कि वो ममता नाम की महिलाओं के बारे में पता करेगी। अब शीरपुर का जो इलाका है, उस बड़े इलाके में ममता नाम की लड़कियों को ढूंढना है। पुलिस ये तय करती है कि वो वोटर लिस्ट में ममता के नाम से जितनी भी लड़कियां हैं उनके बारे में जानकारी जुटाएगी और उनके फैमिली वालों से, उनके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन पुलिस को तब ज़ोर का झटका लगता है जब पुलिस को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर इलाके में वोटर लिस्ट में 445 ममता हैं, 445। अब कितने लोगों से पूछे, कितने लोगों के परिवार वालों से बात करें, अवेलेबिलिटी का भी इशू है, कोई है, कोई नहीं है, कोई गायब है, किसी के घर वाले कहीं और गए हुए हैं, कैसे 445 ममताओं के बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो पुलिस फिर ये तय करती है कि वो पुलिस पाटिल की मीटिंग बुलाएगी। अब जो महाराष्ट्र के इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे दर्शक, वो तो पुलिस पाटिल जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया जहान के लोगों को शायद पुलिस पाटिल के बारे में ना पता हो। तो ये बेसिकली पुलिस की कम्युनिटी सर्विसेज का एक पार्ट है। पुलिस पाटिल उन सिटीजन्स को कहा जाता है, उन नागरिकों को कहा जाता है जो पब्लिक के बीच में और पुलिस के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। और इनको जो है, ये सामाजिक लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं आप इनको पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। और ऐसे पुलिस पाटिल जो है तकरीबन सारे गाँवों में होते हैं। और इन पुलिस पाटिल का काम क्या होता है कि वो पुलिस की योजनाओं के बारे में, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, पुलिस की प्लानिंग के बारे में गांव वालों को बताए और गांव वालों को कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनको भी इन्फॉर्म करें कि पुलिस ये ड्राइव चला रही है या ऐसा काम है या पुलिस इस तरह के क्रिमिनल को ढूंढ रही है। तो एक तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच में ब्रिज का काम करते हैं ये पुलिस पाटिल। तो अब जो पालघर की पुलिस है वो शीरपुर में जाकर इस एक्सरसाइज को कैरी करती है और वो पुलिस पाटिल की एक मीटिंग बुलाती है। बहुत सारे गांव हैं, सैकड़ों पुलिस पाटिल हैं, वो आते हैं मीटिंग में और इन पुलिस पाटिल को पुलिस जो है वो ममता नाम की उस लड़की के बारे में, उसकी डेड बॉडी के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक बीहेडेड यानी बिना सिर वाली लाश मिली है, जिस लाश में मरने वाली लड़की का नाम शायद ममता है क्योंकि उसके हाथ में ममता का टैटू है और बाकी डिटेल जो है वो पुलिस शेयर करती है। इसी के साथ जो पुलिस पाटिल का जो अपना एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में भी उस डेड बॉडी की तस्वीरें पुलिस जो है वो साझा करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद
2-4 दिन गुजरते ही एक पुलिस पाटिल जो है वो इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करके ये बताता है कि इस लड़की को वो पहचानता है, ये लड़की उन्हीं के गांव की है और ये लड़की अब से कुछ रोज़ पहले तक तो गांव में ही थी और एक्टिव लड़की थी, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी, लेकिन अब ये लड़की गांव में दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है, घर वाले भी क्लूलेस हैं। तो उसे पूरा शक है कि ये डेड बॉडी उसी लड़की की होगी और इत्तेफाक से जिस लड़की का वो जिक्र कर रहा है उसका भी नाम ममता ही है। तो पुलिस को अब उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि अब ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि शायद उन्होंने सही लड़की की पहचान कर ली है जिसकी हत्या हुई है। जिस गांव की ये लड़की रहने वाली थी उस गांव का नाम है लकादे हनुमान। तो ये लकादे हनुमान गांव में पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है वहाँ वेरीफाई करती है, इस ममता के घर वालों से मिलती है और ये पता चलता है कि ये 35 साल की लड़की है ममता, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करती थी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पावरा कम्युनिटी यानी आदिवासी समाज से इस लड़की का ताल्लुक़ था, आदिवासी समाज से आती थी और गांव के लोगों ने, घर वालों ने ये कंफर्म किया कि हाँ ममता जो है अभी मिल नहीं रही है। ममता की कुछ तस्वीरें जो पहले क्लिक की गई थी किसी फंक्शन में, गांव के फंक्शन में, वो तस्वीरें जो है पुलिस को गांव के लोग और ख़ासकर ये जो पुलिस पाटिल है वो दिखाता भी है और उन तस्वीरों को देखकर पुलिस डेड बॉडी से उसको रिजेंबल करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक वो तस्वीरें मिलती जुलती है। यानी जो सिरकटी लाश है उससे ज़िंदा हालत में ममता की जो तस्वीरें हैं उसका काफ़ी एक जैसा मेल लगता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो डील डॉल है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारा कुछ एक है। तो अब इस बात की प्रबल संभावना है कि मरने वाली लड़की वही ममता है जो लकादे हनुमान गांव में रहती है। अब पुलिस ममता के घर वालों से बातचीत करके उसके बारे में जानकारी जुटाती है। ये पता चलता है कि हाँ वो गायब है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती थी। पुलिस अब ममता के साथ काम करने वाले लोगों से कांटेक्ट करती है और ये पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट में वो काम तो करती ही थी और यहाँ पर उसका एक लड़के से अफेयर था। जिस लड़के से अफेयर था उसका नाम है सुनील उर्फ गोविंद यादव। सुनील उर्फ गोविंद यादव गायब था और ये अपने आप में शक की एक और बड़ी वजह थी। पुलिस अब सुनील उर्फ गोविंद यादव को ढूंढने में लगती है और उसके वेयरअबाउट्स पुलिस को पता चलता है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि ये सुनील जो है मराठी नहीं है बल्कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का रहने वाला है। जांच होती है तो ये भी पता चलता है कि सुनील के साथ ममता का अफेयर था और ममता की सिरकटी लाश मिली और उसके बाद सुनील भी पिछले काफ़ी दिनों से गायब है। पुलिस अब सुनील को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली उसका लोकेशन पुलिस ट्रैक करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, उसे हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो पहले वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाता है और फिर बाद में वो अपना जुर्म कबूल लेता है और वो ये बताता है कि हाँ उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड ममता की हत्या की है और इस हत्या में उसका साथ दिया है शीरपुर के ही रहने वाले एक लड़के महेश बरगुजर ने। ये महेश बरगुजर जो है वो पेशे से एक ड्राइवर है। सुनील ने 7 फरवरी से जस्ट 1 या 2 रोज़ पहले यानी 5 फरवरी के आसपास अपनी गर्लफ्रेंड को, ममता को, ये कहा था कि वो उसे लोनावाला घुमाने लेकर जाएगा और उसने एक टैक्सी बुक कराई थी। टैक्सी किसी और की नहीं बल्कि सुनील के दोस्त की ही थी, महेश बरगुजर की। और उसके बाद टैक्सी में बैठकर ये आगे निकले और जहाँ पर भी रास्ते में पालघर के इलाके में इन्हें सुनसान जगह मिली, उस सुनसान जगह पर इन्होंने गाड़ी रोककर उस लड़की की हत्या की और पहचान छुपाने के लिए उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया और लाश को उसी वैतरना नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। और उन्हें पूरा यकीन था कि अब वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि सिर तो कहीं और है और लाश कहीं और है। सिर जब तक नहीं मिलेगा तब तक पहचान भी नहीं होगी। कई दिनों का वक्त गुजर चुका था तो वो ऑलमोस्ट निश्चिंत हो गए थे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई सुनील को भी पकड़ने में कामयाब रही और उसके साथी महेश बड़गुजर को भी। अब सवाल ये है कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या क्यों कर दी? ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड जान दे देता है, गर्लफ्रेंड भी जान देती है। कहने का मतलब ये कि इंसान जब किसी को चाहता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। लेकिन यहाँ जान ले ली गई, इसकी क्या वजह थी? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये लड़की जो है सुनील से शादी करना चाहती थी और दोनों में रिलेशन था। लेकिन सुनील जो है
शायद वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं था, बल्कि वो टाइम पास कर रहा था। तो सुनील शादी से बचना चाहता था और ममता शादी के लिए इंसिस्ट कर रही थी। बस यही इकलौती वजह थी जिसके चलते उसने ममता से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। और ऐसी हत्याएं इस देश में नामालूम कितनी हो चुकी हैं, जिसमें महिलाएं जो है, लड़कियां सॉफ्ट टारगेट बनती हैं वैसे लड़कों की, वैसे बॉयफ्रेंड्स की जो लड़कियों के साथ टाइम पास वाला इश्क करते हैं और वो किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जब लड़कियां जो है इंसिस्ट करती हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या तो इस तरह के खूंखार बॉयफ्रेंड जो कातिल भी हो सकते हैं वो लड़कियों की जान ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने ही बॉयफ्रेंड पर, चूंकि वो बॉयफ्रेंड उस रिलेशनशिप से पीछे हट रहा होता है, रेप का केस लगा देती है और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। तो इश्क मोहब्बत के फ़ायदे क्या हैं क्या नहीं हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन ख़तरे और नुकसान जो है वो भी कुछ कम नहीं है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसमें पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर एक ऐसी लाश की पहचान की और उसके कातिलों तक पहुंची जिस लाश का कोई चेहरा ही नहीं था। और जो स्टोरी हमने आपको इससे पहले सुनाई थी उसका ताल्लुक भी महाराष्ट्र से था, मुंबई से, और उस स्टोरी में हमने बताया था कि कोई भी किलर, कोई कातिल कितना बेवकूफ़ हो सकता है, जो हमने उस स्टोरी के कातिल के बारे में आप लोगों को बताया था। क्यों मैं उस कातिल को इतना बेवकूफ़ कह रहा हूँ ज़ोर देकर, हमने थंबनेल में भी वो लाइन लिखी है। आप अगर जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। और कातिल का बेवकूफ़ होना न सिर्फ उसके पकड़े जाने की वजह बना, बल्कि एक बेगुनाह इंसान के कत्ल की भी वजह बना। अगर वो बेवकूफ़ नहीं होता तो शायद किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। क्या है पूरी कहानी, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर ही, सुप्रतिम से सुनिए के प्लेलिस्ट में। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं। दीपक हीरा जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि अपराध करने वाला हर इंसान चालाक नहीं होता, पर हर अपराधी आखिरकार पहुंचता जेल में ही है। कुछ ऐसे मुलजिम ज़रूर हुए हैं जो कभी पकड़े नहीं जा सके। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़्यादातर मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होते हैं, और ख़ासकर अगर हीनियस क्राइम हो तो पुलिस बहुत सिंसियरली इन्वेस्टिगेट करती है। जैसा कि इस मामले में आपने देखा, 41 दिनों के बाद पुलिस ने ममता के कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये मजाक नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुलिस वाले अच्छा काम भी करते हैं, हमें उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। अशोक पटेल ने कहा है, सर आपके और शमसर की कहानी बहुत अच्छी लगती है। वीर मोटिवेशन के नाम से एक हमारे दर्शक उन्होंने भी कमेंट किया है, और जैसा संग वैसा रंग, परफेक्ट कोट फॉर दिस एपिसोड, एक हमारी दर्शक हैं उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन उनकी आईडी से जो है मैं नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एनीवे आप अगर नाम लिखती हैं अपना तो ज़्यादा बेहतर होता। घनश्याम चौधरी जी ने भी कमेंट किया है, शानदार सर जी लिखा है। माजिद अंसारी साहब थैंक यू वेरी मच। राकेश अधिकारी ने भी कमेंट किया है। गुरप्रीत सिंह, होमी राय, रेखा भट्ट, आस्था रिजाल ने कमेंट किया है, और इसके अलावा अनीता दाहिया का कमेंट है। बबन पाटिल जी हैं, परूप श्रेष्ठा जी, मोहन कुमार, सुरेश परिहार, जय श्री महाकाल उज्जैन से, और फरहाद अली ने भी कमेंट किया है, स्वागत। ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने ढेर सारी इमोजीज़ बनाकर भेजी हैं, थैंक यू वेरी मच। अहमद नजीब हैं, शायद NZB लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है कि सुप्रतिम सर एंड ऑल क्राइम तक टीम, बहुत सारी बातें उन्होंने, हाँ उन्होंने लिखा है कि जो कातिल था उसने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि उसके फादर साहब की इज़्ज़त का क्या होगा। तो खैर इसको आप तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप उस स्टोरी को सुनेंगे। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। संगमित्रा घोष ने कमेंट किया, हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच संगमित्रा जी, आभारी हूँ आपका। योगेश धरने जी ने भी कमेंट किया है, और योर वॉइस इज़ वेरी नाइस, ये लिखते हैं रामदेव सिद्धन। लव गिफ्ट के नाम से एक आईडी है, ये हांगकांग से हमारे दर्शक हैं, ये देखते हैं हमें। विनय नासवाले जी, रजनी जांगीर का भी कमेंट है। रियल फैक्ट्स, आवाज़ काफ़ी बेहतर हो गई है आपकी, भारी आवाज़ में स्टोरी सुनने का मज़ा आता है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। भाविक मोडिया जी ने भी कमेंट किया है। उमेश भूया जी का कमेंट है। जिलास दास, इन्होंने भी कमेंट किया है, ये श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, और इन्होंने भी कमेंट किया है। वैभव विभांत राज,
एनीवे नाम शायद सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अलग से नाम अगर कभी लिखेंगे तो पढ़ पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लॉन्ग कमेंट। मैं इस कमेंट को पूरी तरह पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन पढ़ूँगा तसल्ली से। और इसके अलावा पृथ्वी देशमुख ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और तनुमान का भी कमेंट है, स्वागत आपका। राहुल पुनिया जी, सुजाता सारा अब्राहम का कमेंट है, जॉर्ज माइकल ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका जॉर्ज माइकल साहब। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। नकुल प्रजापति जी ने भी अपनी राय रखी है। सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतने सारे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।